वेलकम टू यूपीएससी 5। लेट्स डू इट टुगेदर। थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए प्रीवियस वीडियोस पे। अब हम एक इंडियन पॉलिटी पे नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, एवरी ईयर देयर इज़ 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। एज यू नो वी स्टार्ट विद द कोटेशन। तो आज की कोटेशन है, डोंट टेल एवरीवन योर प्लान्स, इंस्टेंट शो देम योर रिजल्ट्स। इसी के साथ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे किस तरह से 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी, एज प्योरली एज अ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन लेटर ऑन वो हमारे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में इंटरफेरेंस स्टार्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और किस तरह से वो पूरी तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट बन जाते हैं अपने आप में और हमारे यहाँ पे रूल करते हैं, वो आज हम डिटेल में देखेंगे। तो जो हम ब्रिटिश रूल है इंडिया में, उसको जो उनके डिफरेंट एक्ट्स हैं, रेगुलेटिंग एक्ट्स आए हैं, जिसके बेसिस पे हमारा आगे लेटर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। आप देखेंगे इन एक्ट्स के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता रिफॉर्म होते 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 एट द एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो इसलिए इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो जो डिफरेंट रेगुलेटिंग एक्ट्स या डिफरेंट जो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने टाइम टू टाइम एक्ट इंडिया में पास किए हैं, उनको हम ब्रॉडली 2 हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज़ द कंपनीज रूल एंड अनदर इज़ द क्राउन्स रूल। कंपनी रूल जो है दैट इज़ अराउंड अबाउट 1600 to 1858 एंड देन क्राउन्स रूल इज़ फ्रॉम 1858 to 1947 टिल इंडिपेंडेंस। तो जो पहले सबसे पहला एक्ट था दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस की और कंपनी के जो अफेयर्स थे उनको रेगुलेट किया। एंड देन अमेंडिंग एक्ट ऑफ हम देखेंगे 1781, देन पिट्स एक्ट ऑफ 1784। इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है बिकॉज विलियम पिट जो उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में टेबल किया था। और उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1813 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। 1833, 1853 ये हम डिटेल में देखेंगे। फिर देन क्राउन्स रूल की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया, जो आपको पता है ना 1857 में रिवॉल्ट हुआ था काफ़ी बड़ा, जिसमें से पॉय मुटनी भी हुई थी। तो उस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को कहा कि हम तुम्हें एक अच्छी गुड गवर्नेंस देंगे और तुम ये रिवॉल्ट वगैरह बंद कर दो। तो उसका इवन दो इट वाज ऑन डॉक्यूमेंट्स ओनली, बट ये गुड गवर्नेंस एक्ट भी इसको कहा जाता है। फिर हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1861, 1892 एंड देन 1909। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मॉरलेमेंटो रिफॉर्म्स। इसने पूरा इंडिया की जो आपके पॉलिटी थी उसको ही पूरा बदल दिया। फर्स्ट टाइम एक सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मोन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है इसको। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। हमारा 70% ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसलिए इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फिर देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1974। तो आज इस लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर है इसमें हम ये 3 एक्ट कवर करेंगे। तो इन एक्ट को देखते हैं। यूपीएससी 5 क्या है? यूपीएससी 5 हम हमारे यहाँ पे जितना भी स्टाफ है दे ऑल हैव अ 10+ ईयर ऑफ टीचिंग इन द फील्ड ऑफ द यूपीएससी ओनली। हमारा एक ही मकसद है, टू यूपीएससीफाइड एवरीवन, टू प्रोवाइड द सिंप्लीफाइड एंड द अफोर्डेबल कोचिंग टू ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। सबसे बढ़िया बात है हम टेलीफोनिक गाइडेंस हमारे अवेलेबल है। यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं टू टेक एनी टाइप ऑफ गाइडेंस। हम आपको पूरी मदद प्रोवाइड करेंगे। वी वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू गेट द बेस्ट सपोर्ट फ्रॉम अस, और इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। आपकी सारी नीड्स यहाँ पूरी होंगी। आप इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी रिसर्च टीम कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे डिफरेंट एनालिसिस करके रिपोर्ट्स डालती रहती हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिफरेंट फैक्ट्स और डिफरेंट अपडेट्स देती रहती है। अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। 1600 में ब्रिटिश जो थी इंडिया में एंटर करती है प्योरली एज अ ट्रेडिंग कंपनी, जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कुछ इस तरह से उनका लोगो था। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जब इंडिया में आई, उसको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए गए थे बाय क्वीन एलिजाबेथ I। इन्होंने एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट दिए थे टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू डू द ट्रेड विथ इंडिया एंड ईस्ट। यहाँ पे ईस्ट जो था उस समय वो चाइना था।
क्योंकि हम आगे जाके एक एक्ट में देखेंगे कि ये जो एक्सक्लूसिव राइट्स होते विद चाइना वो भी विद द टाइम बंद कर दिया गया और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी ओपन कर दिया गया। तो इसलिए आपको यहाँ से ही समझना होगा कि जो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स क्वीन एलिजाबेथ ने दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, इट वाज विद द इंडिया एज वेल एज विद द ईस्ट। वहाँ पे ईस्ट का मतलब था चाइना। अब होता क्या है, अब एक दो वॉर्स होती है। एक 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है एंड देन बैटल ऑफ बक्सर होती है। ये दो वॉर्स होती हैं 1764 में। इन वॉर्स के बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक अपर हैंड आ जाता, ब्रिटिश कंपनी का अपर हैंड आ जाता है और ब्रिटिश फर्स्ट टाइम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इंटरफेयर कर जाता है स्पेशली आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764। अब 1765 में क्या होता है, जो दिवानी राइट्स हैं, दिवानी राइट्स एक्चुअली रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस राइट्स, जो उस समय मुग़ल एम्पर थे शाह आलम, वो वॉर में हार जाते हैं। तो देन वो क्या करते हैं, वो ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा के ऊपर दिवानी यानी रेवेन्यू कलेक्शन सिविल जस्टिस करने के राइट्स जो हैं इनको एलोकेट कर सकते हैं। और इसी के साथ जो टिल नाउ वाज अ प्योरली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अब वो टेरिटोरियल पावर बन जाती है। और इसी के साथ उनका यहाँ पे इंडिया में जो है आप कहें कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में इंटरफेरेंस जो है स्टार्ट होती है। हम देखेंगे आखिर, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा और थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा आखिर हुआ क्या। हम देखेंगे 14th और 15th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जो यूरोपियन नेशंस हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब स्टार्ट होता है, आपको तक कैपिटलिज्म में दौड़ होती है टू गेन द प्रॉफिट। कैपिटलिज्म का एक कंसेप्ट जो है, उसी के कारण जो है कोलोनाइजेशन का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी उनमें से एक थी जिन्होंने इंडिया में आके फिर आहिस्ता आहिस्ता कोलोनाइजेशन किया। देखिए, इनका एक मकसद होता है सिर्फ जस्ट वन, दैट इज़ टू गेन प्रॉफिट। कैपिटलिज्म जब स्टार्ट हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, मार्केट कंपटीशन स्टार्ट हो गया, तो जस्ट टू गेन द प्रॉफिट, टू हैव द रिसोर्सेज, टू हैव द मैन पावर, दे स्टार्टेड दिस कोलोनाइजेशन। आजकल हम डायरेक्टली नहीं कर सकते बट इनडायरेक्टली किया जाता है, लेकिन कोलोनाइजेशन उस समय डायरेक्टली की गई। एंड ईस्ट इंडिया केम टू इंडिया यहाँ पे ट्रेड करने के लिए टू गेन द प्रॉफिट। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा कोलोनाइजेशन इज टू गेन द प्रॉफिट। ओके, दे प्रमोटेड बट दे व्हाट दे डिड, दे सेड कि वी हैव अ वाइट मैन बर्डन। एक वाइट मैन बर्डन थ्योरी उस समय बहुत चलाई गई कि वाइट मैन जो ब्रिटिश या जो वाइट मैन जो गोरे होते हैं, दे हैव अ लाइबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स कि हम जो हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ या जो पुअर पीपल हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, उनको सिविलाइज्ड बनाएं, उनको रहना सिखाएं कि किस तरह से जिया जाता है। तो दे सेड कि वी केम टू इंडिया, वी कोलोनाइज्ड मोस्ट ऑफ द नेशन बिकॉज हम पे एक बर्डन है, हमें लोगों को बताना है कि हाउ टू बिकम सिविलाइज्ड। बट एक्चुअली देयर मोटिव वॉज ड्रेन ऑफ वेल्थ। गॉट इट। तो इस तरह से कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई, तो उसमें से आहिस्ता आहिस्ता फिर इंडिया भी एक उसमें से उनकी कॉलोनी बनी। और फिर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी तो स्टार्टिंग में तो एज अ प्योरली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बट हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो कैसे एक पूरी तरह से हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन बन गई और सारे पॉलिटिकल अफेयर्स हमारे यहाँ रेगुलेट करने लगी। अब हम थोड़ा समझते हैं कि बिफोर 1773 जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है, जो फर्स्ट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, तो उससे पहले क्या था? उससे पहले देखिए दो चीज़ें समझनी होगी। हमने ये चीज़ तो समझी कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया था। परफेक्ट। लेकिन देखिए यहाँ पे आप एक और चीज़ समझनी होगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से इसको हैंडल किया। जब हम देखेंगे कि जो बैटल ऑफ बक्सर होती है, जो बैटल ऑफ बक्सर थी उसमें हमारे नवाब ऑफ अवध जो थे, नवाब ऑफ अवध, वो भी इन्वॉल्व थे और वो भी हार गए थे। लेकिन स्टिल ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो था अवध को एज अ बफर स्टेट रखा। क्यों बफर स्टेट रखा? जस्ट टू प्रोटेक्ट द कंपनीज टेरिटरी फ्रॉम द मराठा एंड द अफगान इन्वेजन। आप देखिए यहाँ पे इनकी विजन देखिए कितनी, ये चाहते तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ अवध भी ले सकते थे, जो कि काफ़ी बड़ी टेरिटरी थी उस समय और काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट थी। लेकिन उन्होंने उसको एज अ बफर स्टेट रखा जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द मराठास एंड द अफगान इन्वेजन। ठीक है, यहाँ पे हम समझेंगे कि उनका यहीं से इस समय से ही पर्पस क्लियर था कि व्हाट दे वांट, हमें किस तरफ जाना है। ओके,
फिर देन हम देखेंगे जो लॉर्ड क्लाइव हैं, ये प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस द ड्यूल गवर्नमेंट इन इंडिया, इट वाज अ लॉर्ड क्लाइव। तो इन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट यहाँ पे एक किस्म से इंट्रोड्यूस कर दी। ड्यूल गवर्नमेंट मीन्स यू विल हैव अ टू पैरेलल अथॉरिटीज, ओके, इवन दो देयर फंक्शन ऑफ स्पेशलाइजेशन विल बी डिफरेंट, बट यू विल हैव अ टू पैरेलल अथॉरिटीज। अब यहाँ पे हम देखेंगे दो राइट्स थे, दीवानी राइट्स मैंने आपको बताया, फिजिकल रेवेन्यू राइट्स जो थे वो कंपनी के अंदर आ गए, जिसमें सिविल जस्टिस भी आ गया। एंड द निज़ामत, निज़ामत मीन्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इट वॉज केप्ट अंडर द नवाब ऑफ बंगाल। तो बंगाल के नवाब को बोला कि आप भी क्रिमिनल जस्टिस देखिए, बट रेवेन्यू जहाँ पैसे की बात है वो हम लोग कलेक्ट करेंगे, ओके। अब स्टिल 1773 में जो फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और अफेयर्स को, उससे पहले हम समझते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अगर अंडरस्टैंड करके चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से आगे समझ आएगा। हम यहाँ समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, पहले ऐसा क्या स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नमेंट को आहिस्ता आहिस्ता से चेंज करना पड़ा। जब पहले एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बिफोर रेगुलेटिंग एक्ट किया था, वहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, दे वर 24 इन नंबर, और वही साइड डिसीजन मेकिंग पावर इन्जॉय करते थे। ये चीज़ ध्यान से समझिएगा कि इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी में सिर्फ एक ही अथॉरिटी थी, कौन थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, 24 इन नंबर, एंड दे एंजॉय ऑल द पावर। लेकिन इनको अपॉइंट कौन करता था? दे वर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जिनको हम कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कहते थे, जो मेजर शेयर होल्डर्स थे। और ये मोस्ट प्रोमिनेंट पीपल जो थे ब्रिटिशर्स के, वही एक्चुअली शेयर होल्डर थे इस कंपनी के। तो वो लोग ही जाके डिसाइड करते कि कौन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा, और ये लोग ही सारे फिर बाद में पावर्स एंजॉय करते थे। अब देखिए हुआ क्या, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो था, इसमें सबसे हम देखेंगे, पहले इसमें दोनों चीज़ें समझेंगे, एक तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका, और एक तो इसको लाया क्यों गया। पहले हम समझते हैं रीज़न फॉर ब्रिंगिंग इट। देखिए हुआ क्या, कंपनी ने हैवी लोन डिमांड किया फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। और मैंने आपको जैसे बताया कि काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सन जो थे वो स्टेक होल्डर्स थे, दे वर इन शॉक कि यार जो कंपनी अभी तक इतना प्रॉफिट कमा के ला रही थी इंडिया से, इतने प्रॉफिट में थी, अचानक से उसको क्यों लॉस हो गया और उसको लोन मांगना पड़ा। यहाँ देखिए पॉइंट, कंपनी वॉज सफरिंग फ्रॉम ह्यूज लॉसेस और कंपनी सर्वर्स हैव बिकम करप्ट एंड ट्रांसफरिंग मनी टू देमसेल्फ। देखिए ये 3 पॉइंट्स को ध्यान से समझिए। जो कंपनी 1600 में ट्रेडिंग, जो 1600 में इंडिया में आई, इतना प्रॉफिट कमाया, अपने फोर्ट्स बनाए, अपना बिजनेस एक्सपैंड किया, वो कंपनी अचानक से लॉस में चली गई और उस कंपनी को एक लोन की ज़रूरत पड़ गई फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और प्लस इसमें एक और चीज़ था कि वहाँ के जो प्रोमिनेंट पर्सनस थे, जो नॉन पर्सनैलिटीज़ थी, वो इसकी स्टेक होल्डर थी। और यहाँ पे ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि जो कंपनी के सर्वर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इस सब के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, नाउ इट्स द टाइम वी शुड इंटरफेयर। अब हम देखेंगे क्या इंटरफेयर किया पहले उन्होंने। देखिए अब यहाँ पे आप सिग्निफिकेंस देखिए, इट वाज अ फर्स्ट स्टेप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले अफेयर्स कौन रेगुलेट करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, वही सब कुछ डिसाइड करते थे, दे एंजॉय ऑल द पावर। लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है और कंट्रोल और रेगुलेट करती है अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है कंपनी के रिकग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए अब मैं आपको बता रहा था कि अभी तक उसको सिर्फ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था, तुम गए हो प्रॉफिट करने गए हो, तुम सिर्फ कमर्शियल फंक्शंस करोगे परफॉर्म। लेकिन फर्स्ट टाइम इस एक्ट के थ्रू उसके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो हैं उसको रिकॉग्नाइज किया गया, एंड इट वाज अ स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। एक स्टेप रखा गया कि हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे, किस तरह से पूरे जो एरिया है हमारा उसको सेंट्रली हम कंट्रोल करेंगे। अब इसको हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है उसके थ्रू क्या चेंजेस लाए गए। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चेंज जो लाया गया, जिसके थ्रू हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ देखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टेप रखा, इट वाज गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, और बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज हैं इसको सबॉर्डिनेट बना दिया जाता है टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी 2 प्रेसिडेंसीज अलग अलग पैरेलली 3 वर्क कर रही थी, लेकिन 2 को एक के सबॉर्डिनेट बना दिया गया। इट मीन्स यू आर मूविंग टूवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो हमारे लॉर्ड वेरन हेस्टिंग थे, और जो गवर्नर ऑफ बंगाल था सिंपली फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ये बुक्स में नहीं मिलता, ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए थोड़े बहुत, वो फर्स्ट लॉर्ड क्लाइव थे। प्लस साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब कहा कि भाई मुझे आप पे कंट्रोल और आपके जितने भी अफेयर्स हैं रेगुलेट करना है, वो मैं कैसे करूँगी? मैं आपको 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना के दे रही हूँ, जिसमें वोटिंग पावर होगी
जो आपकी सारी डिसीजंस में वोटिंग करके आपका फाइनल डिसीजन, आपका अपना वोट भी होगा, गवर्नर जनरल वाज हैविंग हिज ओन वोट, कास्टिंग वोट ऑल्सो, पर लेकिन 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को पैरेलली दे दिया गया कि वो आपको गाइड करेंगे भाई किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने विद रिस्पेक्ट टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज एंड द फोर्ट्स। ये हमारे लॉर्ड वेरन हेस्टिंग है, जिन्होंने जो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, उसके साथ क्या चेंजेस लाए गए, सुप्रीम कोर्ट जो था वो कलकत्ता 1774 में फॉर्म किया गया कलकत्ता में। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखिए जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे मेंस में, तो जब उस समय के जो नाम थे हमें वही लिखने हैं। मैंने यहाँ पे बॉम्बे ही लिखा है, मुंबई नहीं लिखा है, यहाँ मैंने कलकत्ता ही लिखा है, कोलकाता नहीं लिखा है। जो एक्चुअल नेम थे उस समय वही हम लिखेंगे। उसी तरह से आपके एक्स्ट्रा मार्क्स, ये छोटी छोटी बातों से ही आप एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो था कलकत्ता फॉर्म हुआ था कलकत्ता में, उसमें एक चीफ जस्टिस थे, 3 अदर जजेस थे टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स अमंग लोकल सिटीजन्स, एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एंड यूरोपियंस इन इंडिया। इसी पर्पज़ के साथ सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पे बनाया गया था। अब हम देखेंगे टू स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, जो कि गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, हम देखेंगे उसको कहा गया कि अपने जितने भी रेवेन्यू, मिलिट्री, सिविल अफेयर्स हैं इंडिया में, उन सबको रिपोर्ट करो। किसको रिपोर्ट करो? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश गवर्नमेंट को आपने सारे अपने जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आपने हमें देनी है कि आपके रेवेन्यू अफेयर्स कैसे, कौन से रेवेन्यू अफेयर्स है, कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ से लॉस आ रहा है, जितने भी मिलिट्री अफेयर्स आप कर रहे हो, सिविल अफेयर्स कर रहे हो। बिफोर दैट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर एंजॉइंग द सोल अथॉरिटी, और उनके पास सब कुछ पावर्स थी कि भाई हम डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा नहीं, यू हैव टू सबमिट योर रिपोर्ट टू अस, और साथ में हमें 4 मेंबर्स को एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दे दी गई टू एक्सरसाइज मोर कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर। फिर हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा कि करप्ट प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी गई थी, करप्शन स्टार्ट कर दी गई थी बाय द सर्वेंट ऑफ द कंपनीज। तो यहाँ पे उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक स्टेप लाया थ्रू दिस एक्ट, दैट इज़ टू प्रोहिबिट द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द प्राइवेट ट्रेड। क्योंकि वो लोग खुद तो अमीर हो रहे थे, कंपनी लॉस में जा रही थी, तो इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये स्टेप लाया। हम एक चीज़ देखेंगे, जो ये एक्ट है इसी के साथ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ बाय ब्रिंगिंग द मद्रास एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसीज अंडर द गवर्नर ऑफ बंगाल, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए बाद में। ठीक है ना, तो इसी के साथ 1773 में आप देखें कितने मेजर एक्ट्स लाए गए, और आपने जब रीज़न समझा कि क्यों लाए गए तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आई होप आपको 1773 का एक्ट समझ आया होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं एक अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया जाता है। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 का पर्पस क्या था? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखिए ये एक्ट जो है 8 ईयर्स के बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन जब पहले आप देखेंगे मोस्टली एक्ट जो थे 20 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद ही इंट्रोड्यूस होते थे। जैसे हम देखेंगे 1813 एक्ट, 1833, 1853, तो ये 20 ईयर्स के गैप पे मोस्टली एक्ट्स लाए जाते थे। लेकिन दिस एक्ट इंट्रोड्यूस आफ्टर 8 ईयर। अब क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? टू एड्रेस द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए यहाँ ये नहीं है, 1773 होगा यहाँ पे। जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो पिछला एक्ट था, उसके जितने भी डिफेक्ट्स थे उसको ओवरकम करने के लिए हमारे यहाँ एक नया एक्ट लाया जाता है, जिसको हम 1781 एक्ट बोलते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट इस एक्ट को पास करती है 1781 में, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसमें क्या था? ये एक्ट मोस्टली दिया ही नहीं गया बुक्स में, लेकिन फिर भी जहाँ से हमने सोर्सेज देखे कहीं से भी मटेरियल इकट्ठा करके थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको इसके। दिस एक्ट वॉज मेनली फोकस्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट फंक्शनिंग। सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग पे ये एक्ट जो था वो फोकस था। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले एग्जेम्प्ट करते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो पीछे बनाई गई थी, एंड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। एक प्रिविलेज प्रोवाइड की इन लोगों को, कि उन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया कि भाई क्यों हम लोगों पे इतने केसेस चल रहे हैं या इतनी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। तो ये एक्ट लाया गया, इसमें इनको एग्जेम्प्टेड किया गया कि भाई आप ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी एक्ट करते हो आपको सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन से आज़ाद किया जाता है, वो आप पे तब लागू नहीं होगी, इन योर ऑफिशियल कैपेसिटी ओनली। एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रेवेन्यू मैटर्स भी भाई कंपनी प्रॉफिट कमर्शियल फंक्शन करने आई है, रेवेन्यू मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन नहीं लाओ। ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम बस रिपोर्ट्स मंगवाएंगे और उसको एनालिसिस करेंगे अपने लेवल पे। प्लस सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे एक पावर एनहांस कर दी कि जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं कैलकाटा के ओके, तो उन पे जितने भी इनहेबिटेंट्स हैं उन सब पे भाई जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लागू हो जाएगी। और गवर्नर जनरल जो है और काउंसिल है उनको एक स्पेशल पावर दे दी गई कि आप जितने भी रेगुलेशंस है प्रोविजनल कोर्ट्स और काउंसिल्स के वो रेगुलेट करेंगे आप लोग ही।
और एक और चीज़ देखिए यहाँ पे क्या था, जैसे हम जानते हैं हम अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं देन हमारे पास हाई कोर्ट होता है, देन सुप्रीम कोर्ट होता है, तो वैसे वहाँ पे था कि प्रोविजनल कोर्ट्स थे, प्रोविजनल कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो सबसे ऊपर आता था उस पर नहीं जा सकते थे, देन यू हैव टू अप्रोच द गवर्नर जनरल नॉट द सुप्रीम कोर्ट। ये एक इन्होंने गवर्नर जनरल को एक पावर दे दी थी यहाँ पे कि अपील्स फ्रॉम द प्रोविजनल कोर्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द गवर्नर जनरल, ओके, नॉट द सुप्रीम कोर्ट। और गवर्नर जनरल को एक और पावर, काउंसिल को एक और पावर दे दी थी कि आप फ्रेम कर सकते हैं रेगुलेशन टुवर्ड्स द प्रोविजनल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्ट है पिट इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये एक्चुअली रेक्टिफाई जितने भी डिफेक्ट थे प्रीवियस एक्ट को, इसको अच्छी तरह से डिस्कस किया गया। इनको कहा गया कि हम जितने भी मेजर डिफेक्ट्स हैं प्रीवियस एक्ट्स में उसको रेक्टिफाई करेंगे थ्रू दिस एक्ट। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने खुद टेबल किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और इसीलिए इसका एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में रखा गया। अब इसमें क्या मेन फोकस था कि क्या चीज़ें रिफॉर्म करनी है, थीम ऑफ रिफॉर्म्स क्या थे। एक तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल कंपनी अफेयर्स पे ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा था कंसोलिडेशन एंड द हैंस सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जैसे ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स द मोर सेंट्रलाइजेशन। अभी ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ चल रहे हैं, हम आहिस्ता देखेंगे बाकी एक्ट्स में ये फिर वापस डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे, फिर देन सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे, वो हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन 1784 एक्ट में ये इनका मेन मकसद क्या था, एक तो कंपनी अफेयर्स को और कंट्रोल करना ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आना, और दूसरा कि सेंट्रलाइजेशन को और एनहांस करना। अब जो मेन चेंजेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हम देखेंगे, मेन चेंजेस जो इंट्रोड्यूस किए, सबसे पहले इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टेब्लिश कर दिया। देखिए ये कंपनी है, हमने देखा कंपनी को पहले कौन रेगुलेट करता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। अब इन्होंने यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और एक बन गया हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये दो चीज़ें आ गई। ये जो है भैया आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये आपके पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगी, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स देखेगी, आपके मिलिट्री अफेयर्स देखेगी, आपके जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस होंगे, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सारे फंक्शंस देखिए। और ये आपके, आप भैया अपना कमर्शियल पर्पस के लिए आए थे, आप कमर्शियल पर्पस पे ही फोकस करो, ठीक है। जितने कमर्शियल फंक्शंस हैं सारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोला भाई तुम पॉलिटिकल और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं वो देखोगे, और सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आती थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है। इसके अंदर देखिए तभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर 6 कमिश्नर और 2 कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर मतलब जो डायरेक्टली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स होंगे, उन 2 को डायरेक्टली इंक्लूड कर दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। भाई तुम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देखोगे कंपनी के, वो डायरेक्ट हमारे अंदर आते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भाई तुम सिर्फ कमर्शियल फंक्शंस पे फोकस करो और कमर्शियल फंक्शन पे ही ध्यान दो, ठीक है। अब देखिए यही पॉइंट मैं आपको समझाता, डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस। इन्होंने एक नई बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दी गई। कंट्रोल ऑफ बोर्ड का मेन काम क्या था, टू मैनेज द पॉलिटिकल फंक्शंस, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उनका मेन था कमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करना। इसी के साथ डबल गवर्नमेंट या ड्यूल गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी फिर से, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। और नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को उन्होंने रिड्यूस करके 3 कर दिया। भाई बोला कि अब देखो उसको तो पहले मिलिट्री के अफेयर्स, रेवेन्यू अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स सब हैंडल करना था, अब तो इतना काम नहीं है, तो एक मेंबर यहाँ से कम कर लो। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। अब देखिए यहाँ पे टर्म मैंने जानबूझ के यूज़ किया, ब्रिटिश पोजेशन इन। अब जो ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम वो वर्ड यूज़ हुआ, और इसी के साथ ब्रिटिश ने अपना फर्स्ट टाइम, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना फर्स्ट टाइम इंडिया की टेरिटरी पे कंट्रोल बताया। यही सिग्निफिकेंस है इस एक्ट का। देखिए कंपनीज टेरिटरी इन द इंडिया फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। भाई हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है हमारी पोजेशन है, हमने आपको सिर्फ एक किस्म से लीज पे दी हुई है, अब ये हमारी ज़मीन है, क्योंकि हम आपको लोन दे रहे हैं, हम आपके फंक्शन रेगुलेट कर रहे हैं, तो ये हमारी पोजेशन बन गई अब। सेकंड चीज़, ब्रिटिश गवर्नमेंट गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स एंड इट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सुप्रीम कंट्रोल है भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सब कुछ डिसाइड करेगी। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सुप्रीम होते थे, फिर इस एक्ट के बाद उनको, पिछले एक्ट के बाद एक पावर्स कम कर दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, लेकिन अब और पावर एनहांस कर दी गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सब कुछ अब हैंडल करेगी। तो गाइस आपको कैसा लगा लेक्चर, प्लीज़ कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा, हमें फॉलो करिए इंस्टा पे, और हमें 70688862 पे आप टेक्स्ट या कॉल कभी भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।